जो आपके पास पेपर है मई जून 2023 5-3, इसको हम अटेम्प्ट करने लगे। तो सबसे पहले जरा सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल लंबा होना उससे घबराना नहीं है, लंबा सवाल यूजुअली आसान होता है। ठीक है, लंबे सवाल से घबराना नहीं है। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट केबीसी शोज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स। थ्योरी में हम पढ़ के आए हैं केबीसी क्या होता है। इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बिटवीन, ये रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स। केबीसी इज डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ईच सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम एक एक सॉल्यूट में जो जो सॉल्यूट आपके पास है, जो एक सॉल्वेंट में पड़ा होगा, उसको फाइंड आउट करेंगे। ज्यादातर तरीका क्या अपनाया जाता था? टाइट्रेशन वाला। द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इथॉक्सी इथेन एंड वाटर आर immiscible. The student is asked to find kpc of butanoic acid between ethoxyethane and water. हमारा जो सॉल्यूट है वो कौन है? वो ब्यूटानोइक एसिड है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूट है ब्यूटानोइक एसिड। और इसको हमने किन दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में डाला? इथॉक्सीथेन एंड वाटर। यानी एक हमारी एक्वस लेयर है, एक हमारी ऑर्गेनिक लेयर है। ठीक है, इथॉक्सी इथेन में और वाटर वाली लेयर में हमने दोनों को क्या किया? हमने दोनों को इंसर्ट किया। कहता है द एक्सप्रेशन फॉर केबीसी व्हेन ब्यूटानोइक एसिड इज इन इक्विलिब्रियम विद इथॉक्सीथेन वाटर इज शोन। तो आपको पता है कि सेपरेटिंग फनल में आप क्या करोगे? फॉर एग्जांपल, पहले वाटर में सारा ब्यूटानोइक एसिड आप डिसॉल्व करेंगे वाटर वाली लेयर में, फिर ऊपर से इथॉक्सी इथेन का सर्टेन वॉल्यूम डालेंगे, फिर आप इसको बंद करेंगे, और फिर शेक करने के बाद ये क्या करेगा? इधर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, और आपके पास कुछ ब्यूटानोइक एसिड अब ऊपर रह जाएगा और कुछ ब्यूटानोइक एसिड अब नीचे पड़ा होगा। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ इथॉक्सी इथेन उसने आपको बता दिया और वाटर की डेंसिटी बता दी। अच्छा, आगे जाने से पहले ना मैं आपको बता देता हूँ एक बात, कि जो लिक्विड ज्यादा डेंस होता है ना, जो लिक्विड ज्यादा डेंस होता है वो किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा? नीचे की। अगर लेयर्स बनती हैं, फॉर एग्जांपल लेयर्स आपके पास बनती हैं, तो ज्यादा जो आपके पास डेंसर लिक्विड होता है ना, वो हमेशा नीचे जाके सेटल होता है और वो नीचे लेयर बना के देता है। ठीक है ना? तो एक बात यहाँ पे हम जरा डेंसिटी, क्योंकि उसने मेंशन की हुई है, तो मैंने कहा मैं आपको सबसे भी एक बता दूं। यानी वाटर वाली लेयर हमेशा नीचे रहेगी और इथॉक्सीथेन इसके ऊपर जाके बैठेगा। ठीक है, अगर होता ना इथॉक्सीथेन ज्यादा डेंसर होता, तो फिर हमारे पास इथॉक्सी इथेन नीचे आता और वाटर उसके ऊपर जाके सेटल होता। ठीक है, तो एक ये बात हमने अपने पास दिमाग में रखनी है। अच्छा, अब स्टूडेंट ने जो फॉलोइंग मेथड लिया है जी टू फाइंड द पार्टीशन कोएफिशिएंट, डायग्राम ऑफ apparatus इज शोन इन फिगर 1.1। ठीक है, apparatus उसने हमें बताया हुआ है, एक स्टॉपर लगाया आपने, टैप लिया है, सेपरेटिंग फनल है आपके पास। तो उसने खुद से मार्क नहीं की लेयर्स कौन सी वाली कहाँ पे है, तो वो हम अब डेंसिटी वाली बात क्योंकि हमें पता लग गई है, तो हम खुद भी बता सकते हैं अगर वो हमसे पूछे। कहता है एड 30 cm³ ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू अ सेपरेटिंग फनल। तो हमें इधर से ये पता लग जाता है कि जो वाटर वाली लेयर है इसका 30 cm³ क्या किया है उसने? वॉल्यूम यूज किया है। कहता है वे बाय डिफरेंस 2.81 ऑफ ब्यूटानोइक एसिड इनटू अ सेपरेटिंग फनल। अच्छा, ये वे बाय डिफरेंस हमने मेथड सीखा था ना कि कैसे करते हैं वे बाय डिफरेंस। आप पहले एक क्या लोगे? वही वेइंग बॉटल ले लोगे, उसका मास मेजर कर लोगे। वेइंग बॉटल में मास, एम्प्टी वेइंग बॉटल का मास मेजर करने के बाद आप उसमें अपना सॉलिड डालते हैं। जब सॉलिड डालेंगे तो वेइंग बॉटल प्लस सॉलिड का मास क्या कर लेते हैं? मेजर कर लेते हैं। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हम क्या कहते हैं? कि हमने मास बाय डिफरेंस कैलकुलेट किया। ये ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो बेसिकली उसने वे बाय डिफरेंस करने का मकसद ये है कि 2.81 ग्राम्स ऑफ ब्यूटानोइक एसिड जो है, वो उसने इस तरीके से डिफरेंस, उसका मैथ इस तरह मेजर किया कि उसने पहले एक वेइंग बॉटल ली खाली, फिर उसमें सॉलिड अपना ब्यूटानोइक एसिड ट्रांसफर किया तो खाली का मेजर लिया मैथ, फिर ट्रांसफर करके सॉलिड उसके बाद मेजर लिया मैथ। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो ब्यूटानोइक एसिड का सिर्फ मैथ उसके पास आ गया। इनको सेपरेटिंग फनल, स्टॉपर द सेपरेटिंग फनल एंड शेक इट अंटिल द ब्यूटानोइक एसिड इज डिसॉल्व। ठीक है, तो आपने क्या किया? पहले डिस्टिल्ड वाटर अपना ट्रांसफर किया सेपरेटिंग फनल में, फिर सारा का सारा 2.81 ग्राम्स जो था वो सेपरेटिंग फनल यानी डिस्टिल्ड वाटर में डाला, 30 cm³ में, और उसको शेक किया जब तक वो सारा का सारा क्या नहीं हो जाता? वाटर में डिजोल्व नहीं हो जाता। तो इनिशियली वाटर वाली लेयर सारा ब्यूटानोइक एसिड कंटेन करती है। रिमूव द स्टॉपर एट 30 cm³ ऑफ इथॉक्सी इथेन टू द सेपरेटिंग फनल। ये शेकिंग के बाद आपने जब पानी में सारा ब्यूटानोइक एसिड डिजोल्व कर लिए, अब उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? ऊपर से अपनी इथॉक्सी इथेन की लेयर डालनी। उसका वॉल्यूम कितना डाल रहे हैं? 30 cm³ ही डाल रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है। कहते हैं रीप्लेस द स्टॉपर एंड शेक द सेपरेटिंग फनल जेंटली। तो उसके बाद आपने दोबारा उसको शेक करना है, आपको पता है क्योंकि इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश होना है।
आफ्टर शेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्यूटानोइक एसिड होगी दोनों आपके पास जो सॉल्वेंट्स है उसमें। कहते हैं प्लेस द सेपरेटिंग फनल इनटू अ क्लैंप ऑन टू अ क्लैंप, अलाउ द लिक्विड्स टू सेटल सो दैट द टू लेयर्स कैन बी सीन। ठीक है, तो आपने क्या किया, आफ्टर शेकिंग उसको थोड़ी देर सेटल होने के लिए रख देते हैं, दोबारा लेयर्स फॉर्म होती हैं और आपको पता लग जाता है कि जी लेयर्स फॉर्म हो गई हैं, तो उसको हम उसके बाद उस पे आते हैं, इक्विलिब्रियम पे आने देने के लिए भी थोड़ी देर के लिए उसको सेटल होने देते हैं। Remove the stopper, open the separating funnel tap, allow the layer to run into a beaker labeled A. Run the upper layer into a beaker labeled B. तो आपने क्या किया, वाटर वाली लेयर एक बीकर में कलेक्ट की, एक बीकर लिया, टैप खोली, वाटर वाली लेयर कलेक्ट कर ली, उसको ए लेबल कर दिया। ठीक है, फिर आपने इथॉक्सी इथेन वाली लेयर कलेक्ट कर ली, इसमें भी सर्टेन मास होगा, इसमें भी सर्टेन मास ऑफ ब्यूटानोइक एसिड होगा, दोनों की लेयर्स आपने क्या कर ली, कलेक्ट कर ली, उसको बी लेवल कर दिया। अभी इथॉक्सी इथेन वाली बी है या वाटर वाली बी है वो हमें नहीं पता, हमें ये पता है जो लोअर लेयर थी वो बीकर में ए से लेबल की, जो अपर लेयर थी वो बीकर में बी से लेबल की। डेंसिटी की बेस पे हमने कहा था कि जो लोअर लेयर हमारी होगी वो वाटर होनी चाहिए, वो ज्यादा डेंस है, और जो अपर लेयर है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा कौन होना चाहिए, दूसरी लेयर कौन सी है हमारे पास, दूसरी लेयर थी हमारी इथॉक्सी इथेन की, तो इथॉक्सी इथेन की होनी चाहिए, मैं नीचे लिखा हुआ अभी, फिर मेरे दिमाग नहीं काम कर। अच्छा, कहता है स्टेट वेदर बीके बीकर ए इन स्टेप 7 कंटेन्स द एक्वस लेयर और द इथॉक्सी इथेन लेयर। बीकर ए में हमने कौन सी लेयर डाली थी, लोअर लेयर। लोअर लेयर। जी, बीकर ए में हमने कौन सी लेयर डाली थी, अपनी लोअर लेयर। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी हम देख सकते हैं कि यार मुझे बताओ, फिर हमें अगर खुद डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन लोअर लेयर बनाएगा, तो जो ज्यादा डेंस लिक्विड है वो किधर जाके सेटल होगा, नीचे, और जो लेस डेंस है वो ऊपर सेटल होगा। तो लोअर लेयर यानी जो ए में आपने कलेक्ट किया वो कौन होना चाहिए, हमारा वाटर वाली लेयर होनी चाहिए, या एक्वस लेयर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा बेहतर हम इसको एक्वस लेयर लिख लें। हमारी एक्वस लेयर एक्सप्लेनेशन क्या है, इट इज मोर डेंस देन इथॉक्सी इथेन, या इट हैज ग्रेटर डेंसिटी देन इथॉक्सी इथेन। इस वजह से ये नीचे सेटल होगा और इसको कलेक्ट करेंगे हम अपने, पहली लोअर लेयर जो कलेक्ट कर रहे हैं वो हम कलेक्ट करेंगे बीकर में, उसको लेबल ए करेंगे। आइडेंटिफाई द पीस ऑफ apparatus दैट शुड बी यूज्ड टू ट्रांसफर 10 cm क्यूब ऑफ द aqueous लेयर। अब मुझे बताओ, क्या हमने एग्जैक्ट वॉल्यूम इधर मैटर करता है या नहीं करता, आपने फाइनली कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है, आपने टोटल अपनी लेयर सेपरेट कर ली, अब क्या किया, इसमें से 10 cm क्यूब एग्जैक्ट आपने क्या करना है, मेजर करके बाहर निकालना है, और साइड पे जाके उससे काम करेंगे कुछ ना कुछ। तो मुझे बताओ, इधर वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है हमारी, जी। वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप कॉन्सेंट्रेशन उस 10 cm क्यूब में निकालेंगे उसी से रेशियो बना के 30 cm क्यूब लेयर में भी निकालेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताओ, आप 10 cm क्यूब मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, पिपेट। एक तो पिपेट यूज करेंगे, और पिपेट भी कौन सा वाला यूज करेंगे, दो वेरिएंट्स होते थे, 10 cm क्यूब और 25 cm क्यूब। 10 cm क्यूब हम उसमें यूज करेंगे पिपेट। ठीक है, तो 10 cm क्यूब पिपेट हमें यूज करना चाहिए। सजेस्ट व्हाई वाटर इज एडेड टू द इथॉक्सी इथेन लेयर इन स्टेप 9 बिफोर द टाइट्रेशन कैन टेक प्लेस। किधर है जी, सजेस्ट व्हाई वाटर इज एडेड इन इथॉक्सी इथेन इन स्टेप 9 बिफोर द टाइट्रेशन कैन टेक प्लेस। अच्छा, हमने स्टेप 8 के बाद हमने पढ़ा ही नहीं ना। स्टेप 8 जो आपके पास है, ट्रांसफर 10 cm क्यूब ऑफ एक्वस लेयर इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क। तो आपने एक्वस लेयर जो थी आपकी ए, उसको आपने ट्रांसफर किया 10 cm क्यूब एक कॉनिकल फ्लास्क में, तो हमारे पास 10 cm क्यूब ये आ गया जी कॉनिकल फ्लास्क में। कहते हैं टाइट्रेट विद 0.0500 मोल पर डीएम क्यूब NaOH, यूज थाइमोएथिलीन एज इंडिकेटर। ठीक है, इसके अगेंस्ट टाइट्रेट करना है, NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेट करना है, कॉन्सेंट्रेशन उसकी 0.5 मोल पर डीएम क्यूब है, सॉरी 0.05 लिख दिए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इज 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। और आपने इधर कॉनिकल फ्लास्क में एक इंडिकेटर भी ऐड करना है जो कि हमारा थाइमोफ्थिलीन है। कहता है टेक 10 cm क्यूब ऑफ इथॉक्सी इथेन लेयर। ठीक है, टेक 10 cm क्यूब ऑफ इथॉक्सी इथेन लेयर, एड 10 cm क्यूब वाटर टू इट, टाइट्रेट दिस मिक्सचर। तो आपने दूसरी जो लेयर लेनी है बी की, वो भी 10 cm क्यूब ही लेनी है। तो 10 cm क्यूब आपने बी का ले लिया, उसमें 10 cm क्यूब वाटर भी डाला।
इसके अंदर हमने 10 cm³ वाटर भी डाला। तो आपके पास 10 cm³ वाटर डालने के बाद कहता है टाइट्रेट दिस मिक्सचर विद 0.1 मोलर NaOH। इसकी टाइट्रेशन की है अगेंस्ट कैसा NaOH? ऐसा NaOH जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोल। यूज थाइमोफ्थिलीन एज इंडिकेटर। दोबारा इंडिकेटर हमने क्या यूज किया? थाइमोफ्थिलीन। अब आते हैं स्टेप पार्ट 3 पे, जिसमें उसने आपसे पूछा है, कहता है सजेस्ट वाटर व्हाई वाटर इज एडेड टू इथॉक्सी इथेन लेयर इन स्टेप 9 बिफोर टाइट्रेशन कैन टेक प्लेस। है। हाँ जी। जी। मैं ये कह सकती हूँ कि वॉल्यूम जो था वो 10 cm क्यूब का, वो बहुत कम था जो हम पहले डाल रहे थे। 10 cm³ का वॉल्यूम कम नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। वॉल्यूम इतना कम नहीं है 10 cm³ का। वॉल्यूम कम नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि हम टाइट्रेशन में फाइंड क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, बिफोर टाइट्रेशन हम यहाँ पे फाइंड क्या करना चाह रहे हैं? हम बेसिकली टाइट्रेशन के थ्रू क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? अपना जो अमाउंट ऑफ एसिड इसके अंदर पड़ी हो, ऐसे ही है। तो हमारा वाटर ऐड करने का मकसद ये है कि ये जो एसिड इसमें पड़ा था वो वाटर में क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, वो वाटर में चला जाए तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं? NaOH ऐड करके हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। NaOH जो है वो खुद एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। सॉरी, NaOH जो है वो खुद एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो वाटर में अच्छा डिजोल्व होगा, वाटर में अच्छा रिजल्ट आपको देगा। ठीक है, ये बात समझने की कोशिश करना। आपके पास जो NaOH है वो एक इनऑर्गेनिक क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में आके ज्यादा अच्छे तरीके से क्या होगा? सॉल्युबल होगा वाटर में ज्यादा अच्छे तरीके से। आपका जो हमने कौन सा एसिड डाला था इसमें? ब्यूटानोइक चलो। एसिड है, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से रिएक्शन करेगा। ठीक है, जबकि जो आपकी इथॉक्सी इथेन वाली लेयर है वो ऑर्गेनिक लेयर है, तो उसमें NaOH इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली सर एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? 10 cm³ वाटर ऐड किया स्टेप 9 में बिफोर टाइट्रेशन कैन टेक प्लेस। वो उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो इथॉक्सी इथेन से एसिड इथॉक्सी इथेन में पड़ा हुआ था वहां पे 10 cm³ सैंपल में, वो किस में चला जाए? वाटर में चला जाए। ताकि जब वाटर में चला जाए तो बिफोर टाइट्रेशन वो वाटर में पड़ा हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आके उससे आराम से रिएक्शन कर ले, एंड पॉइंट भी हम क्या कर लें? लोकेट कर लें। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये 10 cm³ वाटर ऐड किया है टू ट्रांसफर द एसिड present in ethoxyethane to water, water, so that sodium hydroxide can react with the acid। ठीक है, इसके अलावा जितने आपके पास ये आप इसको इथॉक्सीथेन जो है, ये होगा खुद भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो NaOH इसमें अच्छे तरीके से सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो वाटर प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि NaOH को पोलर सॉल्वेंट भी मिल जाए और वो उसमें क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। फिर जब टाइट्रेशन करेंगे तो आराम से टाइट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी नई बात है आपके लिए, लेकिन अब हमें पता चल गया कि क्या मकसद होता है ऑर्गेनिक लेयर में वाटर ऐड करने का। अच्छा, कहता है फॉर 2.81 ग्राम सैंपल ऑफ ब्यूटानोइक एसिड द टाइटर फॉर द एक्वस लेयर इज 27.25 cm³ एंड द टाइटर फॉर द इथॉक्सी लेयर इज 22.50 cm³। ठीक है, लेकिन ये जो है 2.81 ग्राम्स जो थे, द टाइटर फॉर द एक्वस लेयर एंड द टाइटर फॉर द इथॉक्सीथेन लेयर। हम्म इसका रिएक्शन हमने किससे कराया था? 10 cm³ वाले से कराया था ना? हाँ, टाइट्रेशन हमने कराई अगेंस्ट 10 cm³। ठीक है, तो कहता है द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन ब्यूटानोइक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज शोन। उसने आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दे दी है, दोनों में रेशियो क्या चल रही है? 1:2 चल रही है। इक्वेशन में ये रेशियो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कहते हैं कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्यूटानोइक एसिड इन द एक्वस लेयर। एक्वस लेयर का असल वॉल्यूम कितना था? 30 cm³। ठीक है, हमने कितनी बाहर निकाली थी? 10 cm³। तो उस 10 cm³ के साथ कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए, कितना NaOH खर्च हुआ, कितनी कॉन्सेंट्रेशन वाला हुआ, ये मैं बता सकता हूँ। जी।
तो मुझे बताओ, हमने जो एक्वस लेयर थी उसके साथ NaOH की क्या कॉन्सेंट्रेशन यूज की थी? 0.500 मोल पर DM क्यूब। और उसका वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना था वो उसने बता दिया, 27.25 cm क्यूब। ठीक है, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ? मोल्स ऑफ NaOH जो एक्वस लेयर के साथ रिएक्ट किए हैं। ठीक है, तो मोल्स ऑफ NaOH जो एक्वस लेयर के साथ रिएक्ट किए हैं वो कैसे आएंगे जी? 27.25 cm क्यूब वॉल्यूम इन cm क्यूब मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन 0.500 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से मेरे पास क्या आता है? 0.013625। 0.013625। ठीक है, इतनी लंबी वैल्यू हम कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद अगला काम क्या है? अब ये जो मोल्स थे, ये कितने सैंपल के साथ रिएक्ट किए थे? 10 cm क्यूब। उस 10 cm क्यूब में कौन पड़ा था? ब्यूटानोइक एसिड। उस एक्वस लेयर में कुछ ब्यूटानोइक एसिड था, उससे रिएक्शन करा रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्यूटानोइक एसिड के मोल्स हैं वो हम निकाल सकते हैं उस 10 cm क्यूब में कितने होंगे। जी। तो हम उस 10 cm क्यूब में बिल्कुल ब्यूटानोइक एसिड के मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? आपके पास मोलर रेशियो गिवन है। ठीक है, तो इक्वेशन कहती है कि NaOH और ब्यूटानोइक एसिड, इनके बीच में रेशियो क्या है? 2:1। तो अगर इतने मोल्स मुझे NaOH के लगाने पड़ते हैं तो ब्यूटानोइक एसिड कितना होगा? 0.013625। तो ये एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आती है? 6.8125 into 10 raised power सिक्स minus 3 पॉइंट एट वन टू फाइव इंटू 10 minus 3। -3। ठीक है, अच्छा, ये जो मोल्स ऑफ ब्यूटानोइक एसिड आए हैं ये कितने सैंपल में पड़े थे? 10। 10 cm क्यूब में। अब मुझे बताओ, क्या मुझे 30 में फाइंड करने की जरूरत है या मैं डायरेक्टली 1000 में फाइंड कर लूं? क्योंकि मुझे तो उसको मोल पर DM क्यूब में बताना है ना। मुझे आप बताएं, क्या 30 में पहले चेंज करें फिर उसके बाद 30 से 1000 में चेंज करें, या डायरेक्टली 10 से कर लें तो हो जाएगा? हाँ जी। 1000 से। डायरेक्टली आप इधर से 1000 में भी चेंज करें ना, तो आप क्या कर लेंगे? क्योंकि आपको पता है ना 10 cm क्यूब में कितने आ रहे हैं। तो आप रेशो बना के फाइंड कर सकते हो 30 में कितने आएंगे। तो जब 30 में इतने आ रहे हैं तो 1000 में कितने आएंगे, यानी मोल पर DM क्यूब कितने आएंगे। या फिर आप इधर, आपको पता है 10 cm क्यूब में कितना है तो 1000 में कितना होना चाहिए, डायरेक्टली चेंज कर लो, तब भी आंसर ठीक आएगा। तो दोनों काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको जरा साइड पे जाके नीचे लिख लेता हूँ अपने पास कि यार एक जगह पे आपके पास 10 cm क्यूब में जो मोल्स आ रहे थे वो 6.8125 इंटू 10 पावर -3 था। अगर मेरे पास 1000 cm क्यूब यानी 1 DM क्यूब सोल्यूशन होता तो उसमें कितने मोल्स आते? और जो 1 DM क्यूब सोल्यूशन में मोल्स होते हैं वही हमारी क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से फाइंड आउट करो जरा। 0.68125। तो 0.68125 ऐसे ही है। अच्छा, अब हम अपना फाइनल आंसर कितनी वैल्यू पे दे दें? तो वॉल्यूम देखें, अगर 4 सिग्निफिकेंट पे है। अच्छा, वॉल्यूम 4 सिग्निफिकेंट पे है, उसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन 3 सिग्निफिकेंट पे। तो मेरा ख्याल है हम अगर 3 सिग्निफिकेंट पे आंसर दे दें तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट पे अपना आंसर दे देते हैं 0.6812। तो 1 बन जाएगा 0.681, ये राउंडेड टू 3 सिग्निफिकेंट 0.681 बन जाएगी वैल्यू मोल पर DM क्यूब। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जी। आगे आपसे कहते हैं कैलकुलेट द पार्टीशन कोएफिशिएंट KPC। अब आपने KPC की वैल्यू निकालनी है। तो KPC की वैल्यू निकालने से पहले मुझे बताओ कि KPC का एक्सप्रेशन लिखना पड़ जाए अगर आपको, बल्कि उसने दिया हुआ था ऊपर, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। KPC का एक्सप्रेशन था ब्यूटेनॉइक की कॉन्सेंट्रेशन इन इथॉक्सीथेन डिवाइडेड बाय ब्यूटेनॉइक की कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वस लेयर। एक्वस लेयर वाली कॉन्सेंट्रेशन में अभी निकाल के आए। अब मुझे कौन सी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए जो इथॉक्सीथेन में होगी? तो वो भी फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं? डाटा दिया है ना उसने इसके लिए भी। हाँ जी बताएं, डाटा दिया हुआ है ना इसके लिए भी उसने। ये जी। देखो कि जो इथॉक्सीथेन के साथ टाइट्रेशन आपने की उसमें 22.50 cm क्यूब लगा था, लेकिन एक बात याद रखनी है, इथॉक्सी इथेन वाली लेयर में हमने क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH यूज की थी? 0.1। ठीक है, तो इसमें हमने 0.1 वाला कॉन्सेंट्रेशन वाला क्या यूज किया था? अपने पास NaOH यूज किया था। तो अब आ जाते हैं, अब जरा इसको करते हैं अपने पास। तो हमारे पास इथॉक्सी इथेन वाली लेयर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं जरा नीचे इधर ही कर लेते हैं उनके।
तो अब जरा फाइंड करने लगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन। दोबारा ऊपर मोल पर डीएम क्यूब में फाइंड किया, तो नीचे भी मोल पर डीएम क्यूब वाली ही फाइनली फाइंड करनी है। मोल पर डीएम क्यूब में दोनों जगहों पे यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो इसमें हमारे पास जो NaOH खर्च हुआ, उसकी कॉन्सेंट्रेशन was 0.100 मोल पर डीएम क्यूब, और उसकी जो वॉल्यूम थी आपके पास वो कितनी खर्च हुई इधर, 22.50 सीएम क्यूब। यही है। 22.50, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ NaOH। तो मोल्स कैसे आएंगे NaOH के, मोल्स कैसे आएंगे, 22.50 इंटू 0.100 डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ से मोल्स बताओ कितने आ गए NaOH के। 2.25 into 10⁻³ 2.25 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ NaOH। मुझे किसके मोल्स चाहिए हैं, इथॉक्सी इथेन के। तो उन दोनों में रेशो क्या बनती है, 1:2। अगर NaOH के 2 मोल्स होंगे, तो जो ब्यूटानोइक एसिड है उसके मोल्स कितने होंगे, सॉरी पहले इथॉक्सी इथेन बोल दिया था। ब्यूटानोइक एसिड के मोल्स उसके हाफ होते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली बोल दूं ना, हाफ होते हैं। तो आपके पास अगर NaOH के इतने मोल्स हैं, तो मोल्स ऑफ ब्यूटानोइक एसिड जो आपके पास हैं वो कितने आएंगे, इसके हाफ। 2.25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। ये कितनी बनती है हमारे पास, 1.125 into 10⁻³ 1.125 इंटू 10⁻³ मोल्स। अच्छा, ये मोल्स ऑफ जो हमारे पास ब्यूटानोइक एसिड आ रही है, ये कितने सैंपल ऑफ इथॉक्सी इथेन में थे। हाँ जी, यहाँ पे अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, क्या उसको 20 लेना है या क्या उसको 10 लेना है। आप बताएं जरा, आप क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे उसको। तो 10 cm³ ही वो लेयर थी। 10 cm³ वाटर बाद में आपने ऐड किया था, ताकि वो 10 cm³ लेयर में जो बेंजोइक एसिड पड़ा हुआ है, सॉरी जो ब्यूटानोइक एसिड पड़ा है, वो क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। और कोई वजह नहीं थी उसकी। बेसिकली फाइंड हम उस 10 cm³ सैंपल में ही कर रहे थे, उसके लिए हमने हरकतें की हैं बाकी सारी। ठीक है, तो हमारे पास ये भी कितने में पड़ा है, 10 cm³ सैंपल में पड़ा है। ठीक है, तो इथॉक्सीथेन की जो 10 cm³ लेयर थी उसमें बेसिकली इतना था आपके पास ब्यूटानोइक एसिड, जो आपने 10 cm³ वाटर डाल के उसमें ट्रांसफर कराई। ठीक है, तो 10 cm³ में आपके पास इतना ब्यूटानोइक एसिड था, आप कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास अगर 10 cm³ में 1.125 इंटू 10⁻³ मोल्स होते हैं, तो 1000 cm³ यानी 1 dm³ में कितने आने चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से ये वैल्यू कितनी आती है, 0.1125। 0.1125 मोल पर DMQ। ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब सिर्फ केपीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो केपीसी की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो केपीसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन इन इथॉक्सी इथेन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर। इथॉक्सी इथेन में कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1125, और जो आपके पास वाटर में कॉन्सेंट्रेशन थी वो 0.681 थी। ठीक है, तो आपके पास हमने कॉन्सेंट्रेशन इसमें इंसर्ट कर ली हैं। अब आप आगे क्या कर लें, आगे वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से वैल्यू क्या आती है केपीसी की रेशियो की वैल्यू, 0.16519। 0.16519। ठीक है जी, 0.16519। इसको कितने सिग्निफिकेंट पे दे दें हम जवाब, हाँ जी, इसको कितने फाइनल सिग्निफिकेंस पे आप जवाब दे दें। तो मेरा ख्याल है अगर हम ऊपर वाला जवाब हमने राउंडेड फॉर्म में यूज किया है, तो आप 3 सिग्निफिकेंट पे दे दो। अगर आप ऊपर वाला भी जवाब जो है वो अनराउंडेड यूज कर रहे होते हैं यहाँ पे, और आप उसको यूज करते 4 सिग्निफिकेंट पे, तो दोनों वैल्यू 4 सिग्निफिकेंट हो जाती है, आप 4 सिग्निफिकेंट पे देते। ठीक है, क्योंकि किसी को कैलकुलेट करने, इधर 3 सिग्निफिकेंट इधर 4, मैं 3 सिग्निफिकेंट पे फाइनल वैल्यू दे रहा हूँ। तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, 0.165। ठीक है, ये आपकी रेशो की वैल्यू है कि 0.165/1 बेसिकली। ठीक है, तो आपने 0.165 लिख दें इधर या ओवर 1 लिख दें, को मैटर, इतना मसला नहीं है अब। ठीक है, क्लियर है ये, केपीसी किस तरह निकाला उसने। सर वो जो हम लोग टोटल वॉल्यूम के साथ किया करते थे, हमने वो क्यों नहीं किया है। टोटल वॉल्यूम, सॉरी। इस तरह टोटल वॉल्यूम निकाल के तो फिर उसके मोल्स और इस तरह होते थे, तो हम लोग सिर्फ 10 क्यों रख रहे हैं उसको हर जगह। देखो, जो आपके पास ट्रांसफर हुई है ना, जब डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो हुई है इधर 30 cm³ के अंदर और 30 cm³ के अंदर। ठीक है,
अब जो मैं जिनकी मैंने टाइट्रेशन करनी थी ना, तो वाटर का जैसे 10 cm³ सैंपल में मैंने टाइट्रेशन की, ठीक है, उधर मुझे वाटर को ऐड करने की जरूरत नहीं थी, वाटर में ऑलरेडी था, आप आराम से टाइटर कर सकते हो। यहाँ पे 10 cm³ की जो मैंने लेयर निकाली, उसमें बेंजोइक एसिड मौजूद था। ठीक है, इसका फाइंड करने लगे ना, इस 10 cm³ में कितना बेंजोइक एसिड है या कितने मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड है इस 10 cm³ के अंदर, ऐसे। अच्छा, जी। उसको फाइंड करने के लिए एक कंडीशन है कि बेंजोइक एसिड को इस आपकी ऑर्गेनिक लेयर में फाइंड करने के लिए आपको पहले उसको ट्रांसफर करना पड़ता है वाटर में। ठीक है, अब मुझे बताओ, दोबारा जब वाटर में भी जाएगा तो वाटर और इथॉक्सी इथेन दोबारा क्या आपस में मिक्स हुई भी होंगी? नहीं। वो टोटल वॉल्यूम तो नहीं बनाएंगे, वो तो दोबारा लेयर्स बना देंगे आपस में, ऐसी है ना। जी। लेकिन सारा बेंजोइक एसिड उस 10 cm³ वाटर में पड़ा होगा, जो पहले किधर पड़ा था, वो 10 cm³ विथ ऑक्सीथेन में पड़ा था। तो अमाउंट वही है, वॉल्यूम भी वही है। इसी वजह से मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम तो तब लेते हैं ना जब सोल्यूशन मिक्स हो जाए। ठीक है, तो आपने एक बात मिस कर दी कि जब आप डिस्टिल वाटर इथॉक्सीथेन वाली 10 cm³ लेयर में डालोगे, तो वहां पे मिक्स नहीं होंगे आपस में, टोटल वॉल्यूम कुछ भी नहीं बनाएंगे, वो दोबारा लेयर्स ही बनाएंगे। क्लियर है बात? जी, समझ आ गई। अच्छा, आगे कहता है जी, वन पार्ट कौन से हम इस पे किस पे हैं जी हम, पार्ट 2 पार्ट 3। Explain why student is only able to repeat titration in step 8 once, because we cannot pipette out all 30 cm³ from the beaker, as some will be left behind। और वो कौन सा वाला होगा जो लेफ्ट बिहाइंड होगा? वो आपके पास बीकर की जो साइडों पे थोड़े बहुत ड्रॉपलेट्स लग जाते हैं, उसकी वजह से जो आप 10 cm³ जो थोड़ा सा रह जाएगा बीच में वॉल्यूम 30 cm³ में से, वो आप बाहर निकाल नहीं पाओगे, तो इस वजह से रिजल्ट्स पर एक्यूरेट नहीं होंगे हमारे। ठीक है, तो इसको हम इस पे इसी पे रखते हैं। आगे कहता है, सजेस्ट हाउ यू वुड मॉडिफाई द प्रोसीजर टू इंश्योर द स्टूडेंट कैन रिपीट द टाइट्रेशन इन स्टेप 8 मोर देन वंस। तो इसी का ऑपोजिट जवाब क्या होगा? हाँ जी, एक से ज्यादा दफा अगर टाइट्रेशन करना चाहता है तो जो वॉल्यूम उसने लिया था वो क्या कर ले, बढ़ा लेना, ज्यादा वॉल्यूम ले ले अपने पास, ताकि वो पिपेट से एक्यूरेटली बार बार उसमें से सोल्यूशन निकाल पाए। ये बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? जी। यही बोलेंगे ना। तो हमारे पास मसला ही क्या आ रहा था कि यार वॉल्यूम इतना छोटा आपने ले लिया, आप बार बार उससे टाइट्रेशन कर नहीं पा रहे, तो आप क्या कर लें, आप बड़ा वॉल्यूम ले लें वाटर का। ठीक है, एक ग्रेटर या लार्जर वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लें। तो हमारे पास मॉडिफिकेशन यही होनी चाहिए कि लार्जर जब हम वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंगे, तो लार्जर वैल्यूज में वैसी है परसेंटेज एरर भी क्या होती है, कम होती है। तो आप क्या ले लें, लार्जर वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी टेकन। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा यानी 30 से बड़ा बड़ा आपने क्या करना है, लेना है अपने पास, तो वो हमारा काम हो जाएगा। कहते हैं, a student forgets to shake the separating funnel in step 5, describe the effect this would have on calculated kpc value, explain your answer। ठीक है, तो kpc की वैल्यू को क्या होगा, यानी पार्टीशन कोएफिशिएंट या रेशियो ऑफ सोल्यूट की डिस्ट्रीब्यूशन को क्या अफेक्ट आएगा, उस पर बात करनी है। ठीक है, और जो है आपके पास, अगर आप शेक करने के फॉरगेट कर जाते हैं, तो फिर और क्या हमारे पास मसला, एक्सप्लेनेशन क्या होगी, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, देखो, अगर सेपरेटिंग फनल में मैं अपनी इथॉक्सी इथेन वाली लेयर डाल देता हूँ, ठीक है, तो बेंजोइक सॉरी ब्यूटेनोइक एसिड तो मेरा वाटर वाली लेयर में पड़ा था, ऊपर से जब मैं इथॉक्सी इथेन की लेयर डाल देता हूँ और मैं इसको शेक नहीं करता, ठीक है, शेक नहीं करता, तो थर्रली मिक्स होंगे? नहीं। क्या ब्यूटेनोइक एसिड को उतना इक्वली फेयर चांस मिलेगा आपके पास इथॉक्सी इथेन में ट्रांसफर होने के लिए? नहीं। नहीं मिलेगा ना। तो हमारे पास इथॉक्सीथेन में उसको इतना चांस मिल ही नहीं रहा। यानी इथॉक्सीथेन के जो आपके पास, हमारे पास जो मॉलिक्यूल, जो आपके पास फॉर एग्जांपल बबल्स हैं, या जो लिक्विड के आपके पास पार्टिकल्स हैं, वो इसके साथ कांटेक्ट में आ नहीं पाएंगे। तो जब आप उसको शेक नहीं करेंगे, तो आपके पास इथॉक्सीथेन के पास चांस नहीं होगा कि वो जाके वाटर में जाए, मिक्स ना हो वाटर के साथ, बट वाटर उसके थोड़े से बबल्स वाटर में जाएं, और वो क्या करें, ब्यूटेनोइक, सॉरी क्या नाम है एसिड का यार,
ब्यूटेन जो आपके पास क्या नाम था, भूल गया मुझे, एसिड कौन सा था, ब्यूटेन डायोइक एसिड। ब्यूटेन डायोइक एसिड जो है उसको क्या कर सके, ग्रैब करके वहां से वापस लेके आए जब दोबारा से लेयर्स बने। तो अब जब आपके पास ऊपर जो एक्वस लेयर है उसमें कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और ज्यादा वो कॉन्सेंट्रेशन किधर होगी फिर, अगर आपने शेक नहीं किया तो वाटर में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा। तो आपके पास केपीसी का जवाब कैसा आएगा, स्मॉल आएगा या लार्जर जवाब आएगा। और जब आप किसी भी, फॉर एग्जांपल एक जगह पे आपके पास है जी 2/5, और एक जगह पे आपके पास है फॉर एग्जांपल 1.5, ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, नीचे वाली और बड़ी होगी, वो बन गया फॉर एग्जांपल 7, तो ये वैल्यू और छोटी आएगी ना आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास केपीसी क्या आना चाहिए, हमारे पास स्मॉलर वैल्यू ऑफ केपीसी आनी चाहिए। तो इफेक्ट ऑन केपीसी इट डिक्रीजेस। ठीक है, क्यों, एक्सप्लेनेशन क्या है कि क्योंकि जब आप शेक नहीं करते तो ब्यूटानोइक एसिड की मूवमेंट नहीं हो सकती, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती, और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, शेक नहीं करेंगे तो उसके बाद कोई इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, जिससे ट्रांसफर बिटवीन बोथ क्या करेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यार अगर इतना आपके पास ब्यूटानोइक एसिड में जाता है तो इतना थोड़ा सा वापस पानी में भी जाता है। तो हम उससे बोलेंगे कि इफ वी डू नॉट शेक देन नो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। तो नो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, hence greater concentration of butane dioic acid in water and lesser in हमारे पास जो इथॉक्सी इथेन, जिसकी वजह से फिर केपीसी जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी, छोटी आएगी। तो पूरा आप अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन किया करो उस बात को। ठीक है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी कि मार्क फालतू में कहीं पे काट देना। अब ये पूरी बात है कि आपके पास क्यों केपीसी की वैल्यू जो है डिक्रीज कर जाएगी, इस वजह से क्यों, इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इक्विलिब्रियम नहीं अचीव होगा मिक्सिंग के बाद, तो उसके बाद जो वाटर में कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा आ जाएगी डिनोमिनेटर, और जो लेसर कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑक्सीजन में आएगी, तो जब रेशियो निकालेंगे तो केपीसी की वैल्यू भी कम आएगी। ठीक हो गया, तो ये हमारा पहला सवाल था। इसके बाद अब हम सेकंड सवाल पे जाते हैं। तो ये इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ आप याद रखना कि यहाँ पे ये वाली जो बात है, ये जब आपके पास स्मॉल वॉल्यूम है तो उसमें हमारे पास टाइट्रेशन है, बार बार तो नहीं पूछेगा लेकिन इसको दिमाग में रख लेंगे हम अपने। जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपने पास, कहता है जी पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास जरा स्टेशनरी फेज आपने याद किया हुआ है और मोबाइल फेज याद किया हुआ है। स्टेशनरी फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन होता है आपके पास, वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर। ठीक है, और जो मोबाइल फेज होती है वो कौन होता है हमारा, सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अपने पास, कहता है जी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज टू सेपरेट इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स, हमें पता है अमाइनो एसिड सेपरेशन इससे कर सकते थे, और एक इलेक्ट्रोफोरेसिस होता था। व्हेन ट्राइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स कौन होते हैं, जो 3 अमाइनो एसिड के मिलने से बनते हैं। ठीक है, डाइपेप्टाइड क्या होता है, जब 2 अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते थे एक डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल बनता था। ट्राइपेप्टाइड कब बनेगा, जब 3 अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ जाएंगे। कहता है जी कि वन मॉलिक्यूल ऑफ अ ट्राइपेप्टाइड प्रोड्यूसेस 3 अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स व्हेन हाइड्रोलाइज्ड। तो बेसिकली जब 3 से बना था मिलके, तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वो वापस कितने अमाइनो एसिड्स में टूटेगा, अपने वापस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट 3 अमाइनो एसिड्स में वापस टूट जाएगा। कहता है अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई अमाइनो एसिड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ 3 डिफरेंट ट्राइपेप्टाइड्स ए बी एंड सी। ए एक ट्राइपेप्टाइड है, 3 अमाइनो एसिड्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है, बी एक ट्राइपेप्टाइड है, 3 अमाइनो एसिड्स इसमें मौजूद हैं, और सी में भी 3 अमाइनो एसिड्स हमें उसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या कहता है जी कि कहता है स्टूडेंट इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई अमाइनो एसिड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ 3 पेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड्स ए बी सी यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आपने ए जो एक ट्राइपेप्टाइड मॉलिक्यूल था उसकी हाइड्रोलिसिस कराई, उसने 3 अमाइनो एसिड्स बना के दिए, इनको फाइंड आउट करने के लिए आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी की। बी की हाइड्रोलिसिस की, बी में 3 अमाइनो एसिड्स बने, उनकी हाइड्रोलिसिस करी, सॉरी उनकी, उनको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हमने क्या किया, पेपर क्रोमेटोग्राफी कराई।
फिर सी में 3 अमाइनो एसिड्स थे, उसमें भी जो आपने हाइड्रोलिसिस करा के 3 अमाइनो एसिड्स निकाले बाहर, उनको फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, दोबारा पेपर क्रोमेटोग्राफी की। तो ए में यहाँ पे देखो ना, इसके अंदर ए का जो मिक्सचर था जिसमें 3 अमाइनो एसिड्स थे, उसने स्पॉट्स भी कितने दिए आपको, 3 स्पॉट्स दिए ना, जी। 3 स्पॉट्स बना के दिए उसने। जिन स्पॉट्स में से सबसे ज्यादा मोबाइल फेस के साथ अगर बात की जाए, किसने इंटरेक्ट किया, सबसे ऊपर वाले ने। ये बी। मोबाइल फेज में कुछ ज्यादा ही सॉल्युबल था, इसीलिए बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। और जो आपके पास ए का नीचे सबसे लोएस्ट स्पॉट है, ये किस में ज्यादा सॉल्युबल था, ये स्टेशनरी फेज में। इसी तरह बी में देखा जाए तो बी में तो 3 अमाइनो एसिड्स थे, बट स्पॉट्स कितने नजर आ रहे हैं मुझे, 2 स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है एक स्पॉट मेरा ऐसा हो जो इनमें से किसी के पीछे छुपा हो। ठीक है, 3 अमाइनो एसिड्स है, 3 स्पॉट आने चाहिए थे। या हो सकता है कि एक स्पॉट ऐसा है जो कलरलेस है, अभी इस टाइम पे उसका कलर नहीं नजर आएगा मुझे। हो सकता है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है, या ये पॉसिबिलिटी है किसी एक स्पॉट के पीछे तीसरा स्पॉट छुपा हुआ है। इसी तरह सी में भी 3 अमाइनो एसिड्स थे, जिसमें एक स्पॉट ये, एक स्पॉट ये, और एक स्पॉट यहाँ। ठीक है, तो हमारे पास आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमने क्रोमेटोग्राफी कर दी अपने तीनों मिक्सचर्स की, ए बी सी, जिनमें 3 3 अमाइनो एसिड्स थे, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास। स्पॉट्स हमने देखे, ए ने 3 स्पॉट्स दिए हैं, काफी डिस्टिंग्विश करके स्पॉट्स दिए हैं उसने, काफी फासले पे दिए हैं। यहाँ आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाएगी। बी में तीसरा स्पॉट किधर गया हमें नहीं पता, एक हो सकता है कलरलेस हो, दूसरा हो सकता है किसी स्पॉट के पीछे छुपा हो। ठीक हो गया। या बी में हो सकता है कि एक ही स्पॉट आ रहे हैं, 2 स्पॉट्स आ रहे हैं, तो हो सकता है इनमें से एक अमाइनो एसिड रिपीट हो गया, ये भी तो हो सकता है ना। इसी तरह सी में आपके पास जो है, उसमें आपके पास 3 स्पॉट्स हमें नजर आते, तो 3 अमाइनो एसिड्स से कहता है द इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर आरएफ वैल्यूज। आरएफ वैल्यूज से उनको क्या किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और जो टेबुलेटेड फॉर्म में आरएफ वैल्यूज होती है, उनसे क्या करते थे फिर हम, कंपेयर करते थे और देखते थे हमारा कौन सा वाला अमाइनो एसिड होना चाहिए यहाँ पे। आरएफ वैल्यूज ने बता दिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमाइनो एसिड का स्पॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। ये मैं पहले ही निकाल लेता हूँ। सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस आप कहाँ से कहाँ मेजर करते हैं, बेस लाइन से लेके ऊपर सॉल्वेंट फ्रंट की लाइन तक, ये हमारा कौन सा होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। ये कितना है जी, यहाँ से देखें अगर तो 0 से शुरू हुआ और 7 सेंटीमीटर तक गया, ऐसे ही। तो हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट है वो 7 सेंटीमीटर है, इसने तो नहीं चेंज होना। कहता है जी suggest why each sample is applied to chromatography paper using a thin capillary tube rather than a dropping pipette। आपने एक कैपिलरी ट्यूब से बिल्कुल छोटा सा स्पॉट क्यों लगाया आपने, एक जो क्या कहते हैं उसको, पिपेट है या ड्रॉपर है, वो क्यों नहीं यूज किया। एक्यूरेसी के लिए, ताकि कम स्प्रेड हो। हाँ जी, तो ताकि हम क्या कर सकें, एप्लीकेशन जो है उसको कंट्रोल कर सकें, स्प्रेड कम हो, जो हमारी एप्लीकेशन है उस पेपर क्रोमेटोग्राम पे, उस पे वो ज्यादा फैल ना जाए। ठीक है, वो थोड़ा पतला सा स्पॉट हो, ज्यादा हाई रेजोल्यूशन का आपके पास क्या आता है फिर, क्रोमेटोग्राम आता है अपना। ठीक है, जितना पतला स्पॉट लगाएंगे ना, हाँ ठीक ठाक सैंपल लगाना जरूर है, लेकिन स्पॉट क्या होना चाहिए, पतला सा, ताकि उसमें से जब सेपरेशन हो ना, तो पतले पतले स्पॉट आपको क्रिएट करके दे। उसको आइडेंटिफाई करना, उसके डिस्टेंस मेजर करना सब आसान होता है। पर जब आप एक बड़ा सा मोटा सा स्पॉट लगा देंगे मिक्सचर का ही, उसमें जब सेपरेशन होगी ना, तो बड़ा ट्रेस भी छोड़ के जाएगी वो। तो वो इतनी अच्छी फिर आपसे आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगी कि स्पॉट का डिस्टेंस क्या लूँ, हाई रेजोल्यूशन नहीं होगा, मोटे मोटे आपके पास क्या आ रहे होंगे, वो आ रहे होंगे। तो हम उसे बोलेंगे कि जी सो दैट द एप्लीकेशन ऑफ द सैंपल्स टू द पेपर क्रोमेटोग्राम कैन बी नीट भी बोल सकते हैं आप, या इज मोर नीट बोल दो आप, या कंट्रोल्ड बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राम में आप अपने सैंपल स्पॉट को स्प्रेड नहीं होना देना चाहते कि ये इधर से इधर के साथ मिक्स हो रहा हो, ये उसके साथ मिक्स हो रहा हो। तो आप एक नीट सा स्पॉट लगाने के लिए कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली होती है, ये इतनी पतली सी एक ट्यूब होगी। इसको आप जैसे सोल्यूशन रखते हैं, थोड़ा सा सोल्यूशन अपनी तरफ खींच लेती है, फिर उसको टैप करते होते हैं अपने क्रोमेटोग्राम पे, तो वो पतला सा स्पॉट लगा देता है। इससे भी स्प्रेड हो सकता है, लेकिन आप बहुत ध्यान से लगाएं तो नहीं होता।
कहता है suggest why it is necessary to spray a over the chromatography paper before the chromatogram can be analyzed. हाँ जी, आप ये डेवलपिंग एजेंट, ये बेसिकली किसको बोल रहा है डेवलपिंग एजेंट? नेन हाइड्रेन। हाँ, हम एक क्या करते थे, स्प्रे स्प्रे उस पे करते होते थे किस चीज का, लोकेटिंग एजेंट का। उसने लोकेटिंग एजेंट को क्या बोल दिए, डेवलपिंग एजेंट। तो वो जो निन हाइड्रिन होता था वो किस लिए यूज होता था, ताकि ये नजर आए जो सारे। आपके पास अगर अमाइनो एसिड्स वैसे ज्यादा कलरलेस होते हैं, ठीक है, वो जो कलरलेस स्पॉट्स हैं वो क्या हो जाए, विजिबल हो जाए, सो दैट द स्पॉट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स शो कलर एंड कैन बी आइडेंटिफाइड, या दूसरों द स्पॉट्स ऑफ अमाइनो, इस वजह से हम लोग गेटिंग एजेंट क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। आपको आर एफ वैल्यूज दे दी हैं, ठीक है। कहता है यूज द डाटा इन टेबल 2.1 टू आइडेंटिफाई द अमाइनो एसिड्स इन ट्राइपेप्टाइड ए। ट्राइपेप्टाइड ए में टोटल अमाइनो एसिड्स कितने थे, तीन। तीन अमाइनो एसिड्स हैं, तीन स्पॉट्स उसने दिए, तीनों स्पॉट्स की आर एफ वैल्यूज हम ऊपर जाके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो पहला स्पॉट है मेरा, बिल्कुल इसके ना सेंटर से आपने क्या लेना है, डिस्टेंस। पहला स्पॉट है वो कहाँ तक गया, हाँ जी, पहला स्पॉट कहाँ तक गया, 1.1 सेंटीमीटर तक। तो हम जल्दी से कर लेते हैं, ए में जो पहला स्पॉट है वो है जी आपके पास 1.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर, ये कितना बनता है, 0.157। तो 0.157, एक ये वैल्यू है इसमें। फिर ए का जो सेकंड स्पॉट है दूसरे वाला, ये 2, इसकी वैल्यू कितनी बनती है, बिल्कुल सेंटर से वैल्यू ले लो। तो हमारे पास इसका डिस्टेंस बनता है 3.5678, 3.8 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, ये कितना आता है हमारे पास, 0.542। 0.542। और फिर ए का थर्ड स्पॉट जो है उसकी जो वैल्यू आती है बिल्कुल सेंटर से ले लें, तो ये आती है इधर 5 पे, 5.5 डिवाइडेड बाई 7, ये कितना आएगा, 0.785। 0.785। अच्छा, ये वैल्यूज अब हमने कैलकुलेट कर ली हैं, अब जाके हम क्या करेंगे, इनको टेबल से कंपेयर करेंगे। तो पहले ढूंढते हैं 0.157 के क्लोजेस्ट वैल्यू। 0.157 के जो क्लोजेस्ट वैल्यू है वो कितनी है, 0.15 के क्लोजेस्ट, नजर आ रही है कोई वैल्यू जो 0.15 के क्लोजेस्ट हो, वो तो वो मुझे ये नजर आ रही है। 0.157 के क्लोजेस्ट वैल्यू 0.14 है, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्राइपेप्टाइड एक उसमें होगा वो कौन होगा, लाइसिन। अच्छा, दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या आनी चाहिए जी। अच्छा, आप इन्हीं सारों के लिए ना इधर से भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन फिर सबके लिए यही काम करना, फिर सबके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही काम करना पड़ेगा। लेकिन इधर से मिडल से करते होते हैं, वैसे जो हमारा कन्वेंशन है, जो तरीका होता है वो मिडल से बिल्कुल स्पॉट के दरमियान से डिस्टेंस लेते होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या आई थी, 0.54। 0.54 के करीब सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, तो 0.26 है, 0.27 है, 0.30 है, 0.38 है, 0.43 है, और 0.50 और 0.60, इन दोनों में से कौन ज्यादा, 0.54। हाँ जी, ये दो वैल्यूज है ना 0.54 के क्लोज हैं, तो 0.50 क्या है हमारे पास, वो ज्यादा क्लोजर है। तो ये आपके पास सैंपल इस चीज का, ठीक है। तो हमारे पास एक इसमें आएगा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, अजीब अजीब नाम होते हैं इसमें। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है ए में, वो 0.78 की वैल्यू है। 0.78 के क्लोजेस्ट कौन है, 0.73, लास्ट हमारे पास ल्यूसीन होना चाहिए, ठीक है। कहता है सजेस्ट व्हाई द हाइड्रोलाइज्ड सैंपल ऑफ बी प्रोड्यूसेस ओनली टू स्पॉट्स। हमने ना इसके लिए दो वजह क्या की थी, आइडेंटिफाई की थी। एक ये कि शायद स्पॉट विजिबल नहीं हुआ, यही है ना, जी। एक ये कि शायद स्पॉट विजिबल नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि हो सकता है जो तीसरा स्पॉट है वो किसी के पीछे छुपा हुआ है, ऐसे ही है। तो मुझे बताओ, अगर हमारे पास तीसरा स्पॉट फॉर एग्जांपल इसके पीछे छुपा हुआ है, तो दोनों की आरएफ वैल्यू क्या होगी, सेम। सेम। तो जब आरएफ वैल्यू सेम होगी दोनों की, तो फिर अमाइनो एसिड भी कौन होगा, सेम ही होगा। इसका क्या मतलब है, बी में जो तीन अमाइनो एसिड्स थे उसमें से दो अमाइनो एसिड्स कैसे थे,
दो अमाइनो एसिड्स कौन थे, सेम वाले थे, एक डिफरेंट था। ठीक है, क्योंकि आर एफ वैल्यू निकालेंगे वो तो एग्जैक्ट सेम आएगी दोनों की। सर दो अमीनो एसिड्स की ठीक है ना। सेम सॉल्युबिलिटी नहीं हो सकती डिफरेंट वालों की? दो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की सेम सॉल्युबिलिटी, नहीं। आप इस तरह अपना कभी भी क्रोमेटोग्राफी नहीं करते, आप ये चीजें दिमाग में रखते हुए अपना सॉल्वेंट चूज करते हैं, आप ये चीजें दिमाग में रखते हुए अपनी स्टेशनरी मोबाइल फेस सब चूज करते हैं। ठीक है। और दूसरा, दो अमाइनो एसिड्स की वैल्यूज सिमिलर दूसरे से करीब करीब हो सकती है, कभी सेम नहीं हो सकती। तो जो हमारे मिक्सचर्स में अमाइनो एसिड्स पड़े हैं ना, वो इन्हीं में से कोई है। किसी की वैल्यू आपको सेम नहीं नजर आ रही। ठीक है। सिमिलर हैं, ये आपस में करीब करीब वैल्यूज हैं, सिमिलर हैं, ये आपस में थोड़ा सा टकरा रहे होंगे, लेकिन स्पॉट्स फिर भी पता, आपको पता लग रहा होगा वहां दो स्पॉट्स हैं। ठीक है। देखो ना, अगर ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं तो इस तरह करके आ सकते हैं, लेकिन कभी ये नहीं होगा एग्जैक्ट उसके पर्टिकुलरली आ रहा हो उसके ऊपर। तो वो तभी हो सकता है जब वही अमाइनो एसिड, एक ही अमाइनो एसिड हो उसमें। या इधर देख लो ये बात कि यार आपके पास बी में दो स्पॉट सिर्फ क्रिएट हो, ऑल्दो मिक्सचर तीन का था। तो इसका क्या मतलब है, दो सेम अमाइनो एसिड से एक डिफरेंट था, इस वजह से दो स्पॉट्स क्रिएट हुए। आसान लफ्जों में। ठीक हो गया। तो हम उसे कहेंगे कि जी बिकॉज बी हैड टू सेम अमाइनो एसिड्स आउट ऑफ थ्री। ठीक है। या आउट ऑफ द थ्री ओनली वन वाज डिफरेंट, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। कहते हैं टू ऑफ द स्पॉट्स फ्रॉम फ्रॉम द हाइड्रोलाइज सैंपल ऑफ सी ओवरलैप। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ओवरलैपिंग कब होती है, जब इसकी आर एफ वैल्यू और इसकी आर एफ वैल्यू क्या हो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रही हो एक दूसरे के, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं आ सकती, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ सकती। ठीक है। तो कहता है जी कि स्टेट द रीजन फॉर ओवरलैप। तो रीजन फॉर ओवरलैप क्या हो सकती है, हाँ जी, कि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स का ओवरलैप क्रिएट हो रहा है, इसकी क्या रीजन हो सकती है, ये दो ओवरलैप हो रहे हैं। मोबाइल फेज में सॉल्युबिलिटी सिमिलर है। मोबाइल फेज में सॉलिबिलिटी सिमिलर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टेबल को यूज करें, यूज करते हुए आपने जवाब जरा बताना है। कहता है स्टेट द रीजन फॉर द ओवरलैप। मोबाइल फेज में सॉलिबिलिटी सेम है तो उससे आरएफ वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हाँ जी। सिमिलर होती हैं। मोबाइल फेज में सॉलिबिलिटी अगर सिमिलर है, ठीक है, सेम नहीं है, सेम होती तो एग्जैक्ट आरएफ वैल्यू सेम आ जाती। मोबाइल फेज में अगर सॉलिबिलिटी थोड़ी सिमिलर है तो आरएफ वैल्यूज भी कैसी आती हैं फिर, सिमिलर आती हैं। तो जब सिमिलर आरएफ वैल्यूज आएंगी, जैसे इसकी 0.27 और इसकी 0.28, तो सिमिलर आरएफ वैल्यूज आएंगी तो वो क्या करेंगे आपस में, स्पॉट्स हैं वो क्या करना शुरू कर देंगे, ओवरलैप करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से टकराना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, सॉलिबिलिटी की बात तो ठीक है आपकी, बिल्कुल सही है, लेकिन उसको आगे जोड़ो आरएफ वैल्यूज से, कि अगर सिमिलर सॉलिबिलिटी है तो सिमिलर आरएफ वैल्यूज हैं। ठीक है। तो हम कहेंगे जी कि द क्रिएटिंग these spots must have similar, so आप लिख लो सिमिलर सॉलिबिलिटी हेंस सिमिलर आरएफ वैल्यूज। ठीक है। इस वजह से उनके स्पॉट्स क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। कहता है सजेस्ट एन इम्प्रूवमेंट टू द मेथड that would allow the overlapping spots to be distinguished clearly। यूटी क्रोमेटोग्राफी। हाँ, क्या करें, दोबारा बोलना। सर कोई और सॉल्वेंट यूज कर सकते यार सॉल्वेंट बिल्कुल ठीक है, आप अभी मोबाइल फेस क्या कर दो, चेंज चेंज कर दो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज हुआ है उसमें ये ओवरलैप कर रहे हैं, आपको ऐसा सॉल्वेंट यूज कर लो जिसमें ओवरलैप नहीं करेंगे, उसमें आरएफ वैल्यूज डिफरेंट आ जाएंगे, उसमें ज्यादा सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, आप क्या कर लो, अपनी मोबाइल फेस चेंज कर लो। मोबाइल फेस चेंज करने का ना बोले, आप उसे बोले जी यूज अ डिफरेंट सॉल्वेंट। टू डी क्रोमेटोग्राफी बेसिकली हमारा, यार 2D क्रोमेटोग्राफी में अगर वही सॉल्वेंट है तो दोबारा ये ओवरलैप करेंगे।
सॉल्वेंट वही है तो दोबारा ओवरलैप ही करेंगे। ठीक। ठीक है ना। तो आपके पास है जी कि यूज अ डिफरेंट सॉल्वेंट। दूसरी बात और क्या कह सकते हैं हम, और हम ये कह सकते हैं कि आप ज्यादा देर के लिए क्रोमेटोग्राफी कर दें, यानी आप इसको ज्यादा देर के लिए रन होने दें, ज्यादा टाइम के लिए रन होने दें, यानी और लंबा क्रोमेटोग्राम का पेपर उठा लो। ठीक है। तो ये ज्यादा देर सेपरेशन जब होगी, सॉल्वेंट फ्रंट भी ऊपर मूव कर जाएगा, हर पॉइंट जो है वो ज्यादा ऊपर जाएगा। तो तब हो सकता है कि थोड़ा सा आपस में इनमें डिस्टेंस क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ओवरलैपिंग थोड़ी सी कम हो जाए, तो ये डिस्टिंग्विश हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन ये इतना कोई अच्छा आंसर नहीं है, ये बहुत जबरदस्ती वाला आंसर है। आपका जो आंसर था परफेक्ट है बिल्कुल, कि आप एक डिफरेंट सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेज क्या कर लें, यूज कर लें, तो सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आ जाएगा उस मोबाइल फेज में, तो आपके पास इधर डिस्टिंग्विश कर सकेंगे हम। क्लियर है इतनी बात। जी। आगे कहता है जी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 भी है इस पेपर में, माशाल्लाह। ग्राफ भी उसका प्लॉट करना है, ग्रेडियंट भी निकालना है, ओके। कहता है a scientist is asked to find the rate of decomposition of an aromatic diazonium compound। rate of decomposition find करना है aromatic diazonium compound and determine the order of reaction with respect to the aromatic diazonium compound। इसका ऑर्डर फाइंड करना है किसके रिएक्शन के थ्रू, डिकम्पोजिशन के थ्रू। ठीक हो गया। कहता है द साइंटिस्ट इज गिवन 1.20 grams of aromatic diazonium compound इन अ 50 cm क्यूब बीकर। बीकर का वॉल्यूम उसने बताया था, उसमें कुछ ऐड नहीं किया। 50 cm क्यूब बीकर था, उसमें उसने 1.20 grams ऑफ एरोमेटिक डाइजोनियम कंपाउंड दे दिया। डिस्क्राइब द स्टेप्स द साइंटिस्ट शुड टेक टू मेक 100 cm क्यूब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन containing 1.02 grams of this compound। अच्छा, 100 cm क्यूब का आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है, उसमें 1.2002 ग्राम्स आपने पूरे तरीके से डिसॉल्व करने हैं। आपने उसको स्टेप बताना है कि भैया आप इसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे सोल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने 50 cm क्यूब डिस्टिल बीकर में, अपने 50 cm क्यूब बीकर जो आपने उठाया हुआ है छोटू सा, जिसमें आपका ये सॉलिड पड़ा हुआ है, उसमें क्या कर दो, थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर दो। डिस्टिल्ड वाटर जब आप ऐड करेंगे उसको क्या कर लें, स्टिर कर लें ग्लास और यूज करके। ठीक है, पूरे तरीके से इस कंपाउंड को उसमें क्या कर लो, डिसॉल्व। जब वो डिसॉल्व हो जाएगा तो उसको किस में ट्रांसफर कर लें, कौन से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, 100 cm³ 100 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आप उसको सोल्यूशन को ट्रांसफर करें। एक बार सोल्यूशन रिंस अप करें और उसके बाद दोबारा से वॉशिंग्स को भी ट्रांसफर करें। ठीक है, और फिर उसको 100 cm क्यूब पे क्या कर लें, टॉप अप कर लें। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। ये समझ आ रही। तो बस हमने उसको ये बताना है कि फर्स्ट सबसे पहले क्या करें जी, कि ऐड स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू द बीकर। अच्छा, बीकर के साथ लिख दें क्योंकि बताया ना 50 cm क्यूब बीकर है, तो साथ लिखते हैं टू द 50 cm क्यूब बीकर एपरेटस, क्योंकि उसने बोला ना एपरेटस और कैपेसिटी साथ बतानी है, तो आप उसको बताएंगे कैपेसिटी साथ। फिर उसको कहेंगे जी स्टर टू कंप्लीटली डिसॉल्व द डाइजोनियम कंपाउंड, लिख लो पूरी बात लिख लो, डाइजोनियम कंपाउंड या सॉलिड। ठीक है, द सॉलिड। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांस टू 100 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड उसके बाद क्या करें, ऑल्सो रिंस द बीकर with distilled water and transfer the washings to the volumetric flask। उसके बाद क्या कर लें, top up the solution to the 100 cm cube mark using distilled water।
ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मार्क्स के लिए हमने उसको क्या कर दिया, बता दिया। आगे एक जी आपसे कहता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एन एरोमेटिक डाइजोनियम कंपाउंड आपके पास decomposes in solution to produce phenol and nitrogen gas. The scientist warms 50 cm cube of this solution to 50 degrees Celsius. The scientist records the volume of nitrogen gas produced at different times during the decomposition. ठीक है जी, तो 50 cm क्यूब आपने क्या किया, उसको वार्म किया 50 डिग्री सेल्सियस पे, आपने उसको पहुंचाया। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस पे आपने उसको पहुंचाने के बाद जो उसमें से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये रिएक्शन हमने उल्टा पढ़ा हुआ है थ्योरी में। ये आप क्या करते हैं, अबव 10 डिग्री सेल्सियस जैसे ही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जाता है वो किस में कन्वर्ट होता है, फिनॉल में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन गैस में, और साथ HCl बनाकर होता है। तो ये वही वाला रिएक्शन कहता है। एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन आपने नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम क्या किया, आपने उसको मेजर कर लिया। आइडेंटिफाई द पीस ऑफ एपरेटस दैट शुड बी यूज्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। आप मुझे बताओ, हमने अभी P5 के नोट्स जो आपको मैंने भेजे, या उस दिन हम पेपर भी एक कर रहे थे, जब आपने कांस्टेंट टेम्परेचर देना हो कहीं पे, या टेम्परेचर कंट्रोल करना हो, या टेम्परेचर मेंटेन करना हो, आप क्या यूज करते हैं? वाटर बाथ। वाटर बाथ यूज करते हैं, लेकिन कौन सा वाला, उसको हम क्या बोलते थर्मोस्टैटिकली हैं? कंट्रोल्ड। हाँ जी, थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ। ठीक है, तो वाटर बाथ में आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। बंसन बर्नर से मुश्किल हो जाता है टेम्परेचर कंट्रोल करना। ठीक है ना, वो बार बार वेरिएट करता जाएगा, हमें कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 50 चाहिए। कहता है जी, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट सॉरी सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है इधर? टेम्परेचर। नहीं, टेम्परेचर तो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। टेम्परेचर तो हम कंट्रोल नहीं कर रहे, मेंटेन नहीं कर रहे हम टेम्परेचर, गुजरता जाएगा। उसके साथ साथ हम मेजर क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जितना टाइम गुजरेगा उतना आपके पास वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम है इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट है, उसके अलावा जो टेम्परेचर है वो तो हम खुद से कंट्रोल कर रहे हैं, वो एक कंट्रोल फैक्टर में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस है वो डिपेंड करी है कि कितने टाइम के लिए आपने कराया और किस टेम्परेचर पे कराया। ठीक है ना, जी। तो वॉल्यूम ऑफ N2 गैस इस एक्सपेरिमेंट में जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंड करती है कि डिकम्पोजिशन पे, यानी कितने टाइम के लिए आप डिकम्पोज कर रहे हैं, किस टेम्परेचर पे डिकम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं सजेस्ट व्हाई द साइंटिस्ट डज नॉट मॉनिटर द रिएक्शन बाय मेजरिंग द लॉस इन मास। लॉस इन मास जो है आपके पास, आप उसको क्यों नहीं मेजर कर रहे? देखो, रेट कैलकुलेट करने के ना दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप वॉल्यूम ऑफ गैस वर्सेस टाइम कलेक्ट कर लें, वॉल्यूम ऑफ गैस, और दूसरा होता है मास लॉस्ट वर्सेस टाइम। मास लॉस्ट में ना स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन के लिहाज से जितना रिएक्टेंट हो राइट साइड पे उतना प्रोडक्ट मिलना चाहिए। मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से कांस्टेंट आना चाहिए। लेकिन अगर कोई गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती है ना, तो वो अब हवा में क्या कर जाती हैं, इवेपोरेट कर जाती हैं, वो निकल जाती हैं बाहर। ठीक है, तो वो वाला मास आपका क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। उस मास लॉस्ट को वर्सेस टाइम प्लॉट करते हो। लेकिन आप इस रिएक्शन में अपने, या इस जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसमें मास लॉस्ट वर्सेस टाइम क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपने वाटर बाथ में क्या करना है, उसको रखना है। ठीक है, मेंटेन रहना चाहिए पूरा। ये तो फिजिबल ही नहीं है ना मेरे लिए लैब में। ठीक है, आपका जो वो होता है, क्या नाम है, मेजरिंग बैलेंस, उसको एनालिटिकल बैलेंस बोलते हैं, बड़ा सेंसिटिव होता है। ठीक है, वो वैल्यूज बहुत छोटी छोटी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। आप उठा के उसको पूरा वाटर बाथ रख देंगे, वाटर बाथ पूरा ऐसे टेबल जितना होता है, आप इसको तो नहीं उठा के मैं अपने उस पर रख सकते। ठीक है, तो इस वजह से
यहाँ पे आपके लिए ये फिजिबल नहीं है बेसिकली। ये करना फिजिबल इस वजह से नहीं है क्योंकि एक तो आपने क्या करना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो जब आप टेम्परेचर मेंटेन करना चाह रहे हैं और फिर आप साथ मास लॉस भी कंट्रोल देखना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है बार बार वे करना और बार बार टेम्परेचर को कांस्टेंट भी रखना उस जगह पे। ठीक है, जी। तो हम उससे बोल देंगे जी इट इज नॉट पॉसिबल या इट इज नॉट feasible टू वे द apparatus while temperature is maintained। ठीक है, तो इससे हमारे लिए फिजिबल नहीं है कि हम उसको क्या करें, वे करें। अगर हाँ ये टेम्परेचर मेंटेन करने वाली बात ना होती तो बाहर पड़ा होता, फिर आप मास लॉस वर्सेस टाइम सेकंड मेथड लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला था, आपने मेंटेन करना है टेम्परेचर, तो उधर आपने याद रखना है जब टेम्परेचर मेंटेन करना होता है फिर मास लॉस्ट वाला जो है वॉल्यूम एट टाइम टी, ये वी टी जो है ये वॉल्यूम एट टाइम टी है। उसने आपको बोला जी टाइम, उसने आपको बताया हुआ है, वॉल्यूम एट टाइम टी भी बताया हुआ है। आपसे क्या कह रहा है जी कि वी फाइनल माइनस वी टी करें। वी फाइनल इज द फाइनल वॉल्यूम of nitrogen gas measured once the decomposition is complete, collected at time t. V final minus Vt is proportional to the concentration of benzene diazonium chloride. Complete table 3.1। फाइनल वॉल्यूम में से आपने क्या करना है, टाइम टी वाले वॉल्यूम्स को क्या करना है, माइनस करना है ना। वी फाइनल जो आया ये फाइनल वॉल्यूम है, ये दिया हुआ उसने। फाइनल वॉल्यूम था आपका वी फाइनल 57.2। आपने टाइम टी वाले वॉल्यूम्स को क्या करना है, 2 है। ठीक है, माइनस टाइम टी पे कितना है जी वॉल्यूम 0, तो 0.0 माइनस करूंगा कितना आएगा 57.2। फिर उसके बाद 57.2 माइनस 17.3 एट टाइम 5 मिनट्स, ये कितना बनता है हमारे पास, 39.9। ये आता है जी 39.9। फिर उसके बाद 57.2 माइनस 27.0 कितना आता है मेरे पास, तो 30.2। 30.2। फिर उसके बाद 57.2 माइनस 39.5, 17.7। 17.7। फिर उसके बाद 57.2 माइनस कितना, 42.6, ये कितना बनता है जी, 14.6। 14.6। फिर उसके बाद 57.2 माइनस 49, 8.2। 8.2, और लास्ट वाली कितनी आती है, 4.4। 4.4। ये वॉल्यूम्स, वॉल्यूम चेंज हुए हैं। कहते हैं plot a graph on the grid in figure 3.1 to show the relationship between V final Vt and time। ठीक है, और use across to plot the data point, draw a curve। जी हो गया स्टार्ट रिकॉर्डिंग दोबारा। जी। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारे पास है 17.3 39.9। ये पॉइंट बनता है हमारा। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है जी 36, 4.4। तो 35, 36 इससे 2 डिवीजन आगे,
और 4.4 पे जाना है, तो 5 ये है, उससे नीचे 4 है, 4.4 यहाँ पे इसके करीब करीब होगा, 5 के करीब करीब। फिर उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो है जी 57, सॉरी फाइनल जो है हमारे पास 0 पे वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे बात देख के बताओ, दूर से ग्राफ देखें तो आपको कौन सा नॉमिनल पॉइंट नजर आ रहा है जो ट्रेंड में नहीं लाई कर रहा कर्व की? ये दरम्यान। वाला फोर्थ पॉइंट जो हमारा दरमियान वाला। बाकी सारे ट्रेंड में लाई करें। अब आप इसको जाके एक कर्व बना लो, स्मूथ एंड कर्व बनाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ आपने पेपर टिल्ट करना है, थोड़ा सा हाथ रखना है अपना, और कोशिश करनी है कि फ्लो में आपकी क्या बन जाए, कर्व बन जाए। तो ये मैंने अपना हाथ रखा है इधर, और एक ही फ्लो में मेरे पास कर्व के सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए, जुड़ जाने चाहिए। इसके बाद ये जाएगी किधर, 57.2 पे, के जो वॉल्यूम आएगा आपके पास उस पे ये जीरो हो जाएगी, यानी एट सर्टेन टाइम वी फाइनल माइनस वी टी आपके पास जीरो हो जाता है। ठीक है, एक टाइम आता है फाइनल टाइम आपका जहाँ पे जीरो को टच करती है। तो ये मेरी फाइनल कर्व है। आगे आपसे इसने क्या बोला है कि, और क्या कुछ बोला था ऊपर जाके देखते हैं। कहते हैं सर्कल वन पॉइंट ऑन द ग्राफ दैट यू कंसिडर टू बी द मोस्ट नॉर्मलस, हमने इसको सर्कल कर लिए। कहते हैं स्टेट वन रीजन, ये पेपर खत्म नहीं हो रहा यार। कहते हैं सर्कल वन पॉइंट ऑन द ग्राफ दैट यू कंसीडर टू बी मोस्ट अनोमलस, suggest one reason to explain the anomalous point you have circled, assume no error was made in measurement of volume। वॉल्यूम की मेजरमेंट में हमारे पास जो है उसमें एरर नहीं आया आपके पास, यानी वॉल्यूम मेजर करते हुए आपने कोई एरर नहीं किया। तो दूसरी चीज क्या देख सकते हैं हम, अगर ये वॉल्यूम्स मेजर करते हुए आपने गलती नहीं की तो दूसरी चीज क्या देख सकते हैं, टाइम की देख सकते हैं। ऐसी है ना, जी। हम टाइम पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम है हमने कब कर ली होगी, क्या हमने लेट कर दी है, जल्दी कर दी है, दोनों में से आप कुछ भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर टाइम के एक्सिस पे देखें इसको किधर होना चाहिए था, पीछे। वो कह रहे वॉल्यूम मेजर करते हुए आपने कोई गलती नहीं की, तो फिर हमारे पास एक्स एक्सिस पे ही कोई गलती होगी, जो टाइम मेजर हम कर रहे थे उधर गलती की होगी। तो ये पॉइंट होना चाहिए था लाइन के ऊपर पीछे, यानी आपका ये टाइम आना चाहिए था आपके टाइम से, जो आपका टाइम आ रहा है उससे क्या आना चाहिए था, लेसर। तो आपने इसको क्या कब रिकॉर्ड कर लिया, लेटर रिकॉर्ड किया, लेट टाइम पे रिकॉर्ड किया, या जल्दी रिकॉर्ड कर लिया? लेटर रिपोर्ट किया। हाँ जी, हमने क्या किया है जी, हमने इसको जो मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम है, ये हमने जब टाइम गुजर गया उसके बाद कर दी, तो हमारा अनोमलस पॉइंट जो था वो क्रिएट हो गया। इसी तरह आप टाइम पे एक और कमेंट भी कर सकते हो। टाइम पे ये लिमिटेशन नहीं होती कि आप ये बोलें कि सिर्फ पहले कर दी, या आप ये बोलें बाहर बाद में कर दी, ये आइडेंटिफाई करना था कि टाइम में गलती हुई है। ठीक है, तो हम उसे बोल देंगे कि जी द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम was made after, yeah, was made after the time recorded in results table। सर 16 पे ये वाला पॉइंट 17.7 पे नहीं आ रहा नीचे? कौन सा वाला पॉइंट? वो जो एनॉमलस पॉइंट है वो नीचे नहीं आना चाहिए था कर्व के? 2 मिनट में देखता हूँ, इसको दोबारा प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा फोर्थ पॉइंट बनता है 16 वाला, 16,17.7। तो मैंने किधर किया इसको, तो ये 20, 15, अच्छा हाँ नीचे आना चाहिए। ठीक है यार, ये 15 है, इधर 15 है, आपके पास अनोमलस पॉइंट मैंने गलत साइड पे बना दिया था। ये हमारा 15 है, 16, 17, 17.7, ये पॉइंट नीचे लाई करेगा। ये पॉइंट हमारा इधर आता है नॉर्मलेस पॉइंट, इसको सर्कल कर लेते हैं, और जो हमारे पास लाइन में बेस्ट फिट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगर देखें तो इस पॉइंट को किधर होना चाहिए था, आगे होना चाहिए था,
तो गलती अभी भी किसमें की है, टाइम में की है। ठीक है, तो हमने उसको अर्ली क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब अगर हम इसको देखें अपने रिजल्ट के हिसाब से, हमने उसको पहले रिकॉर्ड कर लिया, उसको हमें कब करना चाहिए था, बाद में करना चाहिए था। जिधर उसका टाइम पे होना चाहिए था उसको रिकॉर्ड, उससे अर्ली हमने कर लिया रिकॉर्ड। ठीक है, तो आप उसे बोल दें कि द वॉल्यूम मेजर्ड was recorded earlier. The measurement of volume was made early. बस इतनी बात काफी है, तो समझ जाएगा आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने जल्दी रिकॉर्ड कर लिया उसको। अच्छा, आगे कहता है जी कि यूज योर ग्राफ टू फाइंड द फर्स्ट टू सक्सेसिव हाफ लाइफ्स फॉर दिस रिएक्शन। हाफ लाइफ्स कैसे निकाली जाती हैं भाई, आपके पास इसका। अच्छा मुझे बताओ, उसने ऊपर हमें एक बात बताई थी कि ये जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन के। ऊपर उसने हमें क्या बताया था कि देखो कि ये जो आपके पास है वी फाइनल माइनस वी टी इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बन गया ना। तो आपके पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हम उसको ये मान लें यहाँ से हमने स्टार्ट किया, कितनी थी वो, 57.2। जब 57.2 क्या हो जाएगी तो पहली हाफ लाइफ आएगी, जब हाफ हो जाएगी तो 57.2 का हाफ कितना होता है हमारे पास, निकालो जरा। 28.6। 28.6, तो 25, 26, 27, 28, 28.6 इधर कहीं आती है वैल्यू। तो जब ये 28.6 यानी अपने इनिशियल का हाफ होगा, उस टाइम पे टाइम कितना आ रहा होगा हमारे पास, हम कर्व से चेक करेंगे। तो ये टाइम मेरे पास आ रहा है जी कितना, 10 सेकेंड्स। ये मेरी फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ 10 सेकेंड्स। सेकेंड हाफ लाइफ कब आएगी, जब ये अब 28.6 पड़ा हुआ है सोल्यूशन में, ये जब हाफ होगा ये कितना बन जाएगा, 14.3। तो ये आ जाएगा जी 10, 11, 12, 13, 14.3 इधर आएगी वैल्यू। तो मेरे पास 14.3 पे सेकेंड हाफ लाइफ आएगी। यहाँ से मैं जाऊंगा कर्व पे चेक कर लूंगा कि मेरा सेकेंड हाफ लाइफ कितने टाइम की आती है। सॉरी सेकेंड्स नहीं है, मिनट्स है, हमने टाइम मिनट्स में प्लॉट किया। तो 10 मिनट्स, यहाँ पे ये कितनी टाइम आ रहा है मेरे पास, तो 10 से शुरू करना है, लेके जाना है किधर तक, ये किधर तक जा रहा है जी, 22, 23, और उसके बाद 23.5। तो 23.5 माइनस 10 करेंगे कितना बनेगा, 13.5 मिनट्स। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ रही है, दोनों इक्वली आ रही है। मैंने आपको बताया था डिफरेंट हाफ लाइफ होगी कि अगर एक 10 मिनट हो दूसरा 25 मिनट पे चला जाए, 20 मिनट पे चले जाए, 30 मिनट पे चले जाए। अभी ये वैल्यूज क्या है, एक दूसरे के करीब करीब। फर्स्ट हाफ लाइफ के दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक इनिशियल वाला और एक जो उसके बाद हाफ वाला। फिर सेकंड हाफ लाइफ के दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे और हाफ लाइफ एंड मिनट्स हम बताएंगे, कोई एवरेज लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जी यूज योर ग्राफ टू फाइंड द टू सक्सेसिव हाफ लाइफ्स फॉर दिस रिएक्शन, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ पॉइंट्स यू यूज्ड इन ईच ऑफ योर कैलकुलेशन। तो हमारे पास जो पहली हाफ लाइफ है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या बनता है, 0,57.2। और जो इसका फाइनल कोऑर्डिनेट बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है जी 10,28.6। ठीक है, तो हम इसको अपने कोऑर्डिनेट्स बता देंगे, तो 0,57.2 एंड 10,28.6। उसमें हाफ लाइफ कितनी आ रही थी मेरी, 10 मिनट्स। फिर उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट्स जो मैंने उठाए थे वो यहाँ से शुरू किया था, इस पॉइंट से शुरू किया था और यहाँ पे गया था। तो एक कोऑर्डिनेट तो वही पुराना वाला बन जाएगा, 10,28.6, 10,28.6। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बना था मेरा, 23.5, 14.3। तो 23.5, 14.3, इससे मेरी हाफ लाइफ कितनी आ रही थी, तो 23.5 माइनस 10 कितना बनता है, 13 मिनट्स। ऊपर हमने क्या किया था, 10 - 0 किया था, तो 10 मिनट्स आ रहा था एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे 13.5 मिनट्स आती है। यूज योर आंसर टू सी पार्ट 4 टू स्टेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। एक्सप्लेन योर आंसर। If you were unable to obtain your answer to part C, you may use the value 8.6 minutes and 11 minutes for the half life. These are not the correct values. तो order of reaction आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, हाफ लाइफ क्या है,
हाफ लाइफ क्या बोलेंगे हम, हाफ लाइफ हमारी कैसी है, कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट हाफ लाइफ होती है वो कौन से ऑर्डर रिएक्शन में कांस्टेंट हाफ लाइफ आती है, फर्स्ट। फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, हम उसे बोलेंगे जी कि हमारा ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर इस वजह से क्योंकि हाफ लाइफ कांस्टेंट है, ऐसी है, बिकॉज हाफ लाइफ्स आर कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है।